धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। वैश्विक हलचल, जी हां, वैश्विक हलचल को ताजा बुलेटिन लेकर फिर से एक बार आपके सामने हाजिर हो चुके हैं, जिसमें बात करते हैं देश दुनिया ही नहीं, गाजा, फिलिस्तीन, इजराइल, ईरान, लेबनान, सीरिया, रूस और यूक्रेन की खास तौर पर। इसके अलावा दुनिया में और भी बहुत कुछ घटता है, उससे भी आपको कराते हैं रूबरू, क्योंकि हमारे साथ जुड़ जाते हैं कृष्णकांत जी, यानी के जी, जो भारतीय वायुसेना के रिटायर्ड ऑफिसर हैं, जियो पॉलिटिक्स पर वाकई में अपनी पैनी और गहरी नजर रखते हैं। बहुत शुक्रिया साहब वक्त देने के लिए। थैंक यू मिस्टर अकरम। शुरुआत करते हैं, भारत से जुड़ी खबर है लेकिन आ रही है श्रीलंका से। भारतीय नावों को श्रीलंका में क्यों नीलाम किया जा रहा है? ये मैं कहूंगा कि अनावश्यक रूप से एक तरह से तनातनी होने की संभावना है, एक आधार बनता है भारत और श्रीलंका में। वही एक न्यूट्रल कंट्री था, तथाकथित रूप से वहाँ एक वामपंथी अभी प्रेसिडेंट बने हैं, इसके बावजूद ये सब हो रहा है। और एम के स्टालिन हालांकि ममता बनर्जी टाइप नहीं है, जो कि बांग्लादेश में कुछ भी होता है तो यहाँ शोर मचाती हैं, बॉर्डर पर कुछ होता है, लेकिन फिर भी इन्होंने अपने फॉरेन मिनिस्टर को लिख के भेजा है कि भाई इस वर्ष कम से कम 119 हमारे मछुआरे जो हैं उनको पकड़ा है श्रीलंकन नेवी ने। 16 से अधिक बोट पकड़ लिए हैं, नाव उसके ले लिए हैं। और पिछले साल तो ये आंकड़ा देख के मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, 529 हमारे मछुआरे पकड़े गए। लगता है कि इनको और कोई काम धाम नहीं है, श्रीलंका के पानी में चले जा रहे हैं। हमने पहले भी कभी एक बात की थी कि उन्होंने गोलियां भी चलाई थी श्रीलंकन नेवी ने, कहा कि आत्मसुरक्षा में चला रहे हैं। तो आत्मसुरक्षा की बात गलत है, ये भाग रहे होंगे, उन्होंने आक्रमण किया और ऐसा कुछ हुआ। तो इस पर भारत सरकार को प्यार से बिना इसके एडवर्टीजमेंट किए बात करना चाहिए कि क्या बात है। नंबर 2, जो भी हमारे मछुआरे हैं इनके नाव छोड़ दिया, नाव नहीं छोड़ते तो इसका एक इशू ना बनाए। ये ऐसा कुछ खास चीज नहीं बनता है कि 60-65 नाव की नीलामी कर दी तो ले जाओ यार, 1 लाख का भी एक नाव नहीं होगा। इन नाविकों को, इन मछुआरों को दो पैसे, दो खाने पीने का उपाय करो, और 5 किलो अनाज नहीं बल्कि एक सम्मान पूर्वक एक इनको नौकरी दो, इनको रोजगार दो, ताकि ये लोग वहां पे जाकर इस तरह के काम ना करें। और इनके पास जीपीएस का ऐसा साधन जरूर दो जिससे उन्हें पता चले कि हमारे भारतीय जल में है कि कहीं से गलती से श्रीलंका के जल में ना हो, क्योंकि अधिकांश तो 90% से अधिक लोग गलती से चले जा रहे हैं, ना कि जानबूझ के जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि हमारी तरफ मछलियों की बड़ी कमी है। जी बिल्कुल आपने, और जो पॉइंट आपने कहा ना टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ कि इनको जीपीएस व्यवस्था दो, लेकिन देगा कौन? इनसे ही उल्टा वसूल लिया जाएगा। अगली खबर का रुख कर लेते हैं, युगांडा से आई है। वहां पर एक भारतीय बड़े टाइकून की बेटी को किडनैप कर लिया गया है। क्या मामला है सर? यह भी आश्चर्य है, किडनैप नहीं, वहां की सरकार ने इनको बंधक बना लिया, डिटेन कर लिया। बंधक मतलब उस हिसाब से, और कुछ हफ्ते तक, 3 हफ्ते तक रखा। इनका नाम है वसुंधरा, वसुंधरा ओसवाल, यानी जो ओसवाल हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी कंपनी है उनकी बेटी है ये। और यह भारत में नहीं रहती है, यह स्विट्जरलैंड में रहती हैं। कहते हैं कि उनका घर जो है सो 200 मिलियन यूरो के बराबर है, क्या या डॉलर लाइफ के है इनकी, क्या मजे हैं इनके। और इनका कहना था, इनका बहुत सारा व्यापार है, इनका नाम भी जहां तहां आया है। ये महिला ऑफ द ईयर बनी पड़ी हैं उसमें, द टाइम्स में या मैगजीन में, या अपने यहाँ जो निकलता है नवभारत टाइम्स, या महिलाओं की भी जो पत्रिका निकलती है उसमें भी इनका नाम आया है। वुमेन ऑफ द ईयर में आई है इकोनॉमिक टाइम्स में, फेमिना इंडिया में, उसमें सब आई है। और ज्यादा उम्र नहीं, 26 साल की है। इन्होंने कहा कि एक भूतपूर्व इनके पापा के कर्मचारी थे, उनका अपहरण कर लिया इस गवर्नमेंट ने, युगांडा गवर्नमेंट, उसकी हत्या कर दी। और ये युगांडा में घूम रही थी, उसी से पता चला कि बंदा तंजानिया में घूम रहा है, जिंदा मरा नहीं था। तो इस आरोप कारण इसको पकड़ के अंदर कर दिया। हालांकि बड़ी मुश्किल से छुट्टी है, भारी मात्रा में पैसा युगांडा सरकार को इन लोगों ने दिया है। ऐसा लगता है बाहर निकलने के बाद कहीं कि बड़ा तंग किया गया, हमें खाने पीने को नहीं दिया गया, वगैरह वगैरह किया गया। हमें खाना भेजने के लिए भी घूस देना पड़ रहा था हमारे पापा को, ताकि खाना आ सके। हालांकि वह लगता है थोड़ा बढ़ा चढ़ा के किया गया हो, क्योंकि उनको पता होगा कि जिसको पकड़े हैं तो क्या किए हैं। तो कोई ना हमदर्दी होने के बावजूद भी मैं ये तो जरूर कहना चाहूंगा कि हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम कौन सी भाषा और कहां किस तरह से बोलते हैं। जी लेकिन मेरे जहन में तो एक सवाल आ रहा है सर, कि सब कुछ इन्होंने बेचारों ने खुद ही किया। बेचारा शब्द मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि हमारी सरकार को कारोबारियों के साथ खड़े हुए दिखने का बड़ा शौक है। उसे तो कूद के आ जाना चाहिए था इस मामले में।
हो सकता अंडर हैंड में फॉरेन मिनिस्ट्री इनको हेल्प कर रहा हो, लेकिन ऊपर से कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि लोगों ने किया। ओसवाल कंपनी ने खुद अपने साधन से, अपने तरीके से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कांटेक्ट करके यूरोपियन यूनियन के मदद से इनको छुड़वाया है। जी। चलिए अगली खबर का रुख करते हैं। कनाडा ने हॉकी के मैच में अमेरिका को हरा दिया और उसके बाद ट्रूडो बड़े 56 इंच का सीना फुला रहे हैं। अब इसी बातों को लेकर अपनी जनता को क्या दिखाएं? वैसे भी इनका प्रधानमंत्री का अब काल खत्म होने वाला है, नया चुनने की बात है, हो सकता है अगले महीने ये ना रहे। और अभी ये लोग बहुत तड़प रहे हैं, बहुत कूद रहे हैं और दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और दिखाने में नहीं मिलता है तो इन लोगों का मक्का मदीना जो है वह कीफ, यानी यूक्रेन की राजधानी है, तो वहाँ भी अभी आज 3 साल पूरे हो गए, तो उसके उपलक्ष्य में ये भी गए हैं बहुतों के साथ। यदि यूक्रेन की बातचीत में इसकी चर्चा होगी तो मैं बात करूंगा। तो इनमें कोई दम नहीं रखता है कि इनकी हॉकी टीम जीत गई, कनाडा नहीं जीता है। जी। नहीं तो ट्रंप को जो है ये दिखा रहे हैं कि हमने जैसे मैच में हरा दिया वैसे ही तुम्हें भी हरा देंगे, सीधे सीधे ट्रंप को संदेश दे रहे हैं, या अपनी जनता के सामने वही जैसे आपने कहा हवा हवाई बातें कर रहे हैं। हवा हवाई बातें कर रहे हैं। ट्रंप को क्या संदेश देंगे? ट्रंप को इसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है। यदि एक मोहल्ले का यदि गुंडा होता है, बदमाश होता है, हर जगह से जाके हफ्ता वसूली करता है, उसके खिलाफ आप दो चार नारा लगा दे तो वो उसको खत्म करने की कोशिश नहीं करता है, इसलिए कि हम्म। पुलिस ना आ जाए। वो चुपचाप देखता है, मुस्कुराता है, बगल से निकल जाता है, उसका धंधा बरकरार रहता है। ट्रंप आगे बढ़ रहा है, उसको कोई अंतर नहीं पड़ता है ये कितना चिल्लाए या जेलेंस्की उनको क्या ना क्या उल्टा उटपटांग बातें कहते हैं। जी। लेकिन जनवरी में जो नई सत्ता में आने जा रहा है वो बंदा तो कह रहा है कि हमें अमेरिका की गुलामी से बाहर आना पड़ेगा, यूरोपीय यूनियन को मजबूत करना पड़ेगा, यानी ट्रंप के खिलाफ माहौल तो बन रहा है। ट्रंप के खिलाफ माहौल होने के बावजूद भी ये ट्रंप को इनडायरेक्टली सपोर्ट ही कर रहे हैं। चुनाव के पहले भी इन्होंने कहा था, चुनाव के दौरान भी, और इस समय भी अभी कर रहे हैं। इनकी पार्टी नंबर दो आ गई है, वहां की नंबर 1 आ गई है। CDU CSU यानी क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनिट एंड सोशलिस्ट यूनिट यूनियन जो है, कहने के लिए ये लेफ्टिस्ट है, लेकिन लेफ्टिस्ट है नहीं, ऑफ सेंटर लेफ्ट में थोड़ा सा है, यानी पूरी तरह से दक्षिण पंथी नहीं है। तो मैं पहले भी कह चुका हूं कि इन छोटे छोटे जो शेड बना कर रहे हैं कि ये गहरा गुलाबी है, हल्का गुलाबी है, और ये ऑफ गुलाबी है, सब बकवास मायने है, कोई मायने नहीं है। सब के सब दक्षिण पंथी हैं, लेकिन इनको 28 से 29% मिला, यानी 208 सीट इनको मिले 630 में। और यह AFD से, या हो सकता है ओलाफ शोल जो नंबर 3 पे आ गए हैं, उन्हीं के पार्टी से मिलके वह वहां के चीफ बन जाएंगे, वहां के प्रेसिडेंट बन जाएंगे। और इन्होंने यह भी कहा है कि अब नेटो की जरूरत है क्या, जो मैं हम्म। शुरुआती दौर में कह रहा था कि वह ट्रंप की बात से मैच खाता है कि नेटो को रहना तो अपने आप रहो, हम नेटो को क्यों पैसा दे, हम हमारी हम्म। सेनाएं वहां पे क्यों मरे। और यह बात वह भी कर रहे हैं। जी। चलिए ये नेटो पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन अब हम बात करने जा रहे हैं रूस यूक्रेन जंग की, और वहां से जो पहला अपडेट है वो जुड़ा हुआ है नेटो से ही, क्योंकि जेलेंस्की ने कहा कि भैया इस्तीफा ले लो लेकिन नेटो की मेंबरशिप दे दो। नेटो की मेंबरशिप तो खैर नहीं मिलेगी, यह दिखाना चाहते हैं। इनके जो जितने सहयोगी हैं, जो कि इनसे थोड़ा नजदीक भी हैं और या दूर भटके भी हैं, इनके जो पहले वाले राष्ट्रपति हैं यूक्रेन के, वह सब कह रहे हैं कि यदि इस संधि पर हमने हस्ताक्षर कर दी, या जो हमारे रेयर एलिमेंट्स को दे दिया, जो कि 100 मिलियन नहीं, करीब $500 बिलियन होगा, मिलियन नहीं हम्म। बिलियन डॉलर का, यानी अरब नहीं खरबों डॉलर में होगा, और वो सैकड़ों साल तक हम देंगे, और यहाँ की जनता हमें लिंच कर देगी, बिल्कुल मौत जो है सो मार देगी। ये बात सही कर रहे हैं। तो हम्म। अपनी इज्जत बचाने के लिए कह रहे हैं, बहुत तरह की तरकीब लगा रहे हैं, उटपटांग बोल रहे हैं। वैसे इनके समर्थक में आधे दर्जन से अधिक लोग आए हैं, जिससे मैंने कहा कनाडा के प्राइम मिनिस्टर भी हैं, यूरोपियन यूनियन के जितने भी हेड हैं, उर्सुला हैं, यूरोपियन यूनियन के प्रेसिडेंट हैं, उनके काउंसिल के प्रेसिडेंट हैं वो, लातविया के प्रेसिडेंट, लुथुनिया के प्रेसिडेंट, एस्टोनिया के प्राइम मिनिस्टर, स्पेन के प्राइम मिनिस्टर, सब पहुंचे हुए हैं। जी। यानी इनका हौसला बढ़ा रहे हैं। तो ये लोग सिर्फ मतलब एक तरह से कहें तो बकवास कर रहे हैं, और जेलेंस्की को भड़का रहे हैं कि भाई जिस तुम झाड़ पे चढ़ा उस उतरियो मत, हम उसको संभाल रहे हैं। हालांकि वो झाड़ में दम नहीं बचा है, उसको बुरी तरह हिला दिया है ट्रंप और गैंग ने। जी। और मुझे लगता है कि इसको ऐसे भी देखना चाहिए कि ट्रंप के खिलाफ वाकई में एक माहौल बन रहा है, क्योंकि जेलेंस्की का ये कहना कि भैया हमने अगर सहायता ली अमेरिका से तो वो सहायता है, मदद है, कर्जा नहीं लिया हमने जो तुम्हें वापस लौटाएंगे। तो इस टोन में जेलेंस्की का बोलना कोई हल्के में तो लिया नहीं जा सकता सर।
इसके पहले जो भी एंटी जेलेंस्की या एंटी नेटो थे, खासकर एंटी अमेरिकन इंपेरियलिस्ट थे, वो कहते थे कि यह अंतर्राष्ट्रीय भिखारी है जेलेंस्की को। तो हम्म। सहायता ऐसे ही थोड़ी मिला, जा जाके तुम दिखाते थे कि हम हरा रहे हैं और तुमको ये करवाएंगे वो करवाएंगे, यूरोपियन यूनियन की सुरक्षा के लिए हम ही एकमात्र हैं। तो तुम जाके भीख मांगते रहे, रिक्वेस्ट करते रहे, कान पकड़ के उठा बैठी करते रहे उनके सामने, और अब कहते हो कि सहायता सहायता ऐसे ही थोड़ी दिया जाता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, वह भी 170 से लेकर 300 बिलियन डॉलर। यह सहायता थोड़ी होता है, यह हम्म। किसी खास कारण से था। चूंकि तुमने पिछले अपने 4 वर्षों में, युद्ध के पहले 3 वर्षों में जब तुम प्रेसिडेंट थे, वहां पूरी की पूरी विदेशी निवेश पूंजी ला रहे थे, उनका मिलिट्री इक्विपमेंट ला रहे थे, बना रहे थे, पूरा का पूरा जितना भी था वो बायोलॉजिकल, केमिकल, यूरेनियम का जो भी संवर्धन का जो भी था, उन सबको दे रहे थे, बांट रहे थे, कर रहे थे। यह कोई सहायता केवल थोड़ी था, यह बराबर का इक्विवेलेंट था। युद्ध के समय में थोड़ा अधिक दिया गया इस उम्मीद से कि यदि तुम्हारा बचता है तो हम वापस लेंगे। ये कितना भी चिल्लपो मचाए, ये कहें कि नेटो को मेंबर बना दो, यहां तक भी कह रहे हैं कि हमें न्यूक्लियर बॉम्ब दे दो और कुछ देने की जरूरत नहीं है। यह कोई हलवा थोड़ी है। जी। जी जी। 3 साल पूरा होने के मौके पर जो तमाम देशों के नेताओं का आपने नाम लिया, वो जुटे हैं कीव में, क्योंकि 3 साल जंग को पूरे हो गए हैं। और उसी दौरान खबर आई कि रूस ने बड़ा धमाका कर दिया, सैकड़ों की तादाद में ड्रोन से हमला कर दिया कीव पर। तो क्या अलग कोई संदेश देने की कोशिश की है सबको पुतिन ने? 250 से अधिक, 267 के आसपास। हालांकि जेलेंस्की कहते हैं कि उसमें से कांस्ता को हमने या तो मार गिराया, नहीं तो इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर से उसको नष्ट कर दिया। हालांकि वहीं से खबर आ रहा है कि दर्जनों जगह में, जिसमें कीव भी शामिल है, कीफ मतलब मेन वहां पे नहीं जहां ये लोग पहुंचे, एयरपोर्ट नहीं, बल्कि इर्द गिर्द के वैसे इलाकों में जहां के इंफ्रास्ट्रक्चर है, बिजली के हैं, तेल के हैं और मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर, उसको मारा है और वहां भयानक आग लगी पड़ी है। इसके साथ उन्होंने बैलिस्टिक मिसाइलें मारे हैं। इसके साथ यह भी बता दें कि 7-8 छोटे मोटे या मझौले किस्म के जो गांव या एस्टाब्लिशमेंट, वहां का गांव हमारे गांव ऐसा छोटा नहीं, बहुत बड़ा बड़ा होता है, उस पे इन्होंने कब्जा किया है। कुर्स्क लेके नीचे तक जितना भी जगह है ईस्ट और साउथ में है, वहां पे कब्जा किया है। और यह उसका जस्ट मना रहे हैं कि देखो 3 साल पे हम कैसे बढ़ रहे हैं। तो अब कितना। जी। जी, कुछ मैं इस पूछ रहे सवाल को थोड़ा और आगे बढ़ाना चाहता हूँ, ड्रोन की ही बात करना चाहता हूँ, क्योंकि इससे पहले दिन हमने देखा कि अमेरिका में ईरान का ड्रोन दिखाया गया जो यूक्रेन में पकड़ा गया। अब ड्रोन से हमला हुआ यूक्रेन के ऊपर, तो फिर से चिल्लाएंगे देखो ईरान करवा रहा है सब कुछ। अब ईरान का ड्रोन, पोलैंड का के विदेश मंत्री वहां पहुंचे थे, किसी कॉन्फ्रेंस में दिखा रहे हैं। अब ये तो मजाक बन गया। मतलब ये जहां के हमारे सब इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर होते हैं, एसएचओ होते हैं, कि उसके उसके घर से इस तरह का चीज निकला है इसलिए उस पर एफआईआर किया मैंने, वो आधार हो ना हो उस तरह की बात है। इससे कोई अंतर नहीं पड़ता है अब अमेरिका के ऊपर। इससे ना तो अमेरिकी जनता पसीजने वाली है, ना ट्रंप और उसके जितने साथी घाघ हैं उनके ऊपर नहीं पड़ने वाला है। उनको अब बिलियंस एंड बिलियंस डॉलर या तो यूक्रेन का रेयर अर्थ चाहिए, यूरोपियन यूनियन से पैसे चाहिए और बाकी जगहों से चाहिए, कितना भी करें। अब पूरा का पूरा नैरेटिव बदल चुका है। तो ये कितना भी कूद लें, अपना जनता को कितनी भी दिखाने की कोशिश करें, और अपने हम्म। वॉर इंडस्ट्री से जो इन्होंने लगा रखे हैं, वह भी चाह रहे हैं कि उसका हिस्सा मिले युद्ध से, जो कि ठीक है। ट्रंप ने बोला कि भाई तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। जी। यूएनएससी से ट्रंप क्या करवाना चाहते हैं यूक्रेन के खिलाफ या इस पूरी जंग को लेके? उन्होंने कुछ नया मसविदा लाया है, मतलब नया एक ड्राफ्ट लाया है यूएनएससी में कि 15 के सदस्यों में इसको यदि मान लेते हैं। और अब जहां तक वीटो लगाने की बात है, केवल फ्रांस और यूके ही लगा सकता है, लेकिन अभी मुझे नहीं लगता है कि उनकी हिम्मत रही है। दोनों के राज्याध्यक्ष वहां पहुंचने ही वाले हैं, उसके रिक्वेस्ट करने वाले हैं। तो बाकी सब मान लेते हैं तो इसको जनरल असेंबली में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि बाई द वे यदि कहीं वीटो लग जाता है तो जनरल असेंबली में जाएंगे और नए तरीके से वह शांति के लिए एक प्रस्ताव लाना चाहते हैं। पूरा डिटेल अभी नहीं मेरे सामने है या नहीं दिखाया गया है, और जो आज ही होने वाला था, पता नहीं अभी हमारे शाम तक में वहां पे होगा। तो यह लाना चाहते हैं, लेकिन देखने की बात होगी कि किस तरह से करते हैं। क्या यूके या फ्रांस को इतनी औकात होगी कि उस पर वीटो लगाएं, देखने की बात होगी। वैसे यह तो साफ है कि यूएस इंपेरियलिस्ट यानी उस साम्राज्यवाद के इर्द गिर्द जो लोग हैं, उनके आपस के बीच में ही अंतर्द्वंद, जो एक बार दिखा था कि यूरोपियन यूनियन पूरा घुटनों पे आ चुका है, फिर से अब विद्रोह का झंडा उठाने की कोशिश कर रहा है और दिखा रहा है। जैसे आपने जर्मनी के होने वाले चांसलर के बारे में बोला और दूसरे लोग बोले कि हमें स्वतंत्र होना पड़ेगा, अभी तक तुम क्या कर रहे थे, वैसे उनके बीच में अंतर्द्वंद है। इस युद्ध और दूसरे जितने भी
संपदा है उसमें बंटवारे के लिए। जी। आपने बात अंतर्द्वंद की तो अब हम खबरें शुरू करने जा रहे हैं अमेरिका की, और वहां जो पहला अपडेट हमारे पास है वो अंतर्द्वंद से ही जुड़ा हुआ है। मस्क बिल गेट्स से खफा हैं और कह रहे हैं कि भाई इनका माइक्रोसॉफ्ट बंद करो। खफा क्या है, माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर इनका लगा रहे हैं, चूंकि माइक्रोसॉफ्ट ही एकमात्र ऐसा बचा है, बिल गेट्स बचे हैं, एक दो और बचे हैं जो इनके बराबरी का कर सकते हैं और इनको कंपटीशन में दे रहे हैं। और स्पेशली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मुख्य उनका खफा का होने का वही कारण है। चाइना तो अलग से हो ही रहा है जो इसका डीप सीक बना, लेकिन इनका भी अलग से जो बन रहा था चैट जीपीटी वगैरह, जिसमें पहले ही एलॉन मस्क को इन्होंने दरकिनार कर दिया था। एलॉन मस्क कहना था कि हम फ्री में देंगे, इनका कहना था पैसा देंगे। एलॉन हम्म, मस्क कोई फ्री में नहीं देता। यहाँ हम्म, मोबाइल शुरू में भले ही रिलायंस हमें कुछ समय के लिए फ्री में मिला था, अब तो इतना महंगा हो गया कि अब महीना भी देना में मुश्किल हो जाता है लोगों को। और इस हम्म। इतने तरह के प्रतिबंध इफ्स एंड बट्स लगा दिए उसमें। खैर, तो एलॉन मस्क अब अपनी सत्ता का उपयोग या दुरुपयोग कर रहे हैं या करेंगे आगे, ताकि बाकी पूंजीपतियों को दबा कर रखें। और जहां तक लूट का हिस्सा है उसमें अधिकांशता उनको और उनके मालिक यानी ट्रंप और बाकी गैंग को मिले, ना कि विरोधियों के खेमे में जाए। जी। बिल्कुल सही बात है। और सीएनएन एक रिपोर्ट छाप रहा है कि मस्क अमेरिकियों को खूब गुमराह कर रहे हैं कि सरकार का खर्चा ज्यादा है। 8 पॉइंट्स पर उसने एक रिपोर्ट छापी और बताया कि कैसे कैसे कब कब मस्क ने लोगों को गुमराह किया है। आप क्या कहेंगे? मस्क का ये कहना है कि जो मैं बातें कहता हूं पूरी की पूरी सही हो, वह जरूरी नहीं है। और उसको सही बात को लाना चाहिए। हो सकता है कुछ बातें मैं आधा अधूरा कहकर आ जाता हूं, लेकिन यह मतलब नहीं कि झूठ बोल रहा हूं। मस्क अपनी सफाई दे रहा है, जो कि अपने आप में एक झूठ है। और बहुत सारे हैं, जैसे कि पेंटागन जो है उसने इसमें साइबर क्राइम के अगेंस्ट पैसा दिया है। पेंटागन का कहना है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वह तो हमारा मिलिट्री का एक हिस्सा हम उसके देते रहे हैं। और उसकी शुरुआत जब ट्रंप पहली बार राष्ट्रपति थे वहीं से शुरू हो गया है। अब हम्म। उसी तरह का है कि टैक्स के ऊपर बचत की बातें उस पे है। न्यूयॉर्क टाइम्स के पे खर्च किया है। गाजा में कंडोम्स पर लाखों खर्च किया, जो कि बिल्कुल बेहुदा आरोप है। इससे मैं बिल्कुल सहमत हूं जहां तक सीएनएन की बात है। और इसी तरह सौर फेमा पे है, डॉग्स की सेविंग यानी डॉज डीओजी जो है इनका गवर्नमेंट एफिशिएंसी की सेविंग की बात है कि $109 बिलियन हो गया है। वो कह रहे एलॉन मस्क खुलेआम झूठ बोल रहे हैं। तो ये हम्म। सब बातें सही है सोशल सिक्योरिटी पे कब्जा करने के लिए। वह तो खुद ही कब्जा कर रहे हैं, तो उनके ऊपर क्या आरोप लगाएगा। तो ये सब बातें हैं, और सीएनएन की बातों में कुछ हद तक सच्चाई है। वैसे सीएनएन अपने आप में कोई स्वतंत्र एक मीडिया हो नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे भारत में जितने भी गोदी मीडिया उनसे ज्यादा स्वतंत्रता उसको हासिल है। जी। मतलब हम ये कह सकते हैं कि 2016 से 2020 के बीच वहां का मीडिया ट्रंप के झूठ गिना करता था। इस बार लगता है उनको मस्क के झूठ गिनने पड़ेंगे। वो गिनना शुरू हो चुका है। मस्क के खिलाफ आंदोलन भी शुरू होने हो गए हैं। अब एक पुराना ही हालांकि नियम है कि हर हफ्ता में कुछ कंपनियों में था कि जो तुमने काम किया है कर्मचारी उसका ब्यौरा देंगे। नहीं देते इसका मतलब है कि तुम इस्तीफा दे रहे हो। मतलब जबरदस्ती एक अजीबोगरीब स्थिति बनी है, जो कभी हमारे भारत में भी आएगा निश्चित रूप से। जब हमारे भारत के पूंजीपतियों को पता चलेगा तो निकालने का एक आधार बन रहा है। हालांकि अभी नहीं है, पहले से है, ये चल रहा है। और अब बढ़ रहा है, एलॉन मस्क इसको बढ़ा रहा है। यानी हर हफ्ते के अंत हम ये ब्यौरा ना दें कि ठीक। हमने क्या बढ़िया काम किया, क्या आगे है, तो उसको निकाल दिया जाएगा। जी। तो क्या शेयर मार्केट जो धड़ाम हो रहा है अमेरिका का, उससे भी इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है? ये लोग अपनी अलग दुनिया में जी रहे हैं क्या? जब शेयर मार्केट गिरता है, जैसे 400 बार इस बार का जो भी नारा था, इस बार 400 के पार का नारा था, उससे शेयर मार्केट बड़ी जबरदस्त बढ़ा था। लोगों लोगों के पैसे आए। और जस्ट एग्जिट पोल के बाद से जब काउंटिंग शुरू हुआ, इन लोगों ने पैसे निकाल लिए। पता था इनको कि हम्म। 400 नहीं आएगा। तो शेयर मार्केट को तो ऊपर चढ़ाया जाता है, नीचे जानबूझ के भी गिराया जाता है। ऐसा नहीं कि हमेशा ऐसा ही होता है। फिर भी जब होता है तो बड़े बड़े जो निवेशक होते हैं उनको पता होता है, उनको आइडिया होता है किस तरह से करें, और जनता को लूटने के लिए करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बहुत बड़ा प्लॉट जब 20 ईयर्स का निकलता है या 10 ईयर्स का ब्लू मैप निकलता है किसी खास, जैसे बॉम्बे के बाहरी क्षेत्र में बनता है, उसके हम्म। पहले ही आपको पता होता है कि वहां पे अंबानी अदानी ने, बड़े बड़े लोगों ने, या जैसे इंदिरा गांधी के दामाद नहीं, मतलब सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट हम्म। बाड्रा ने जो किया था कि वहां से जमीन खरीद लिए, 100 एकड़ खरीद लिया कि उससे पता होने वाला है। और जैसे ही अनाउंस हो गया उसका दाम 100 गुना बढ़ गया। तो ये हम्म। लोग जानबूझ के करते, जनता तो लुटती रहती है। यह एक धंधा है। और जनता के लिए जहां तक बात है, जुआ है जिसमें
एवरेज का लें तो उनको हारना ही हारना है। जी चलिए, गाजा, सीरिया, लेबनान और ईरान से जुड़ी खबरों का रुख करते हैं और पहला अपडेट है हिजबुल्लाह से जुड़ा हुआ। 14 लाख के आसपास लोग बताए जा रहे हैं हसन नसरुल्लाह और हाशिम शफीउद्दीन के जो अंतिम संस्कार में शामिल हुए, लेकिन उसके बावजूद भी सवाल तो यही उठ रहा है ना कि क्या भविष्य है लेबनान में हिजबुल्लाह का। देखिए, ये मैंने पढ़ा, एक दो जगह रिपोर्ट में आया है कि, और इस तरह दिखाया गया कि हिजबुल्लाह कमजोर हो गया है। पहली बात तो ठीक है, पहले की तुलना में जरूर कमजोर हुआ, हमास भी कमजोर हुआ, ईरान भी कमजोर हुआ, क्योंकि जियोपॉलिटिकली जो उसका सिचुएशन था नहीं हो गया, और इनकी पूरी कोशिश है कि शिफ्ट करें सऊदी अरबिया की तरफ, उसको बनाए, और इजराइल पीछे से तो है ही है। लेकिन इसका मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं कि हिजबुल्लाह इस तरह कमजोर पड़ गया है कि आप बड़ी आसानी से वहां पे जो मर्जी वो कर लेंगे। जी इसके बावजूद कि इजराइल सदर लेबनान में 5 पोस्ट पे, यानी 5 पोस्ट हम समझे कि हिल टॉप है, ऊंचाइयों पे है, जहां से बैठ के दूर दराज तक अंदर देखते रहेंगे कि वहां पे क्या हो रहा है। लेकिन लेबनान का इतिहास रहा जैसे वैसे ही, जैसे कि हमारे अफगानिस्तान में रहा है कि विदेशी ताकत आते हैं तो उसके खिलाफ एकजुट होकर बहुत जबरदस्त लड़ाई करते हैं, और यह बिल्कुल इनको यह कहें कि मतलब बर्दाश्त के बाहर है इनकी कि हम विदेशी ताकत के अंदर रहें। यही बात यहाँ पे है, यदि ज्यादा समय तक रहा तो हो सकता है लेबनीज आर्मी ही इनके खिलाफ खड़ी हो जाए। और जहां तक हिजबुल्लाह की बात है, ठीक है, मैंने यह भी पढ़ा कि यह अपने आप को रिक्रूप कर रहे हैं, रिकूप कर रहे हैं, रिग्रुप कर रहे हैं, नए इनके साथ आ रहे हैं, और जो 14 लाख की जो लोग आए थे उसमें से 1% भी आए, तो हजार नहीं लाख की संख्या में लोग वहां पे आना के शुरू हो गए हिजबुल्लाह के बनने के लिए। और इसको लेबनीज गवर्नमेंट, चाहे भले ही इसराइल जितना बोल दे, भले ही ट्रंप और उसके दूत जितना बोल दे, वह नहीं खत्म होने वाला, और बहुत अधिक ताकत के साथ जो गलतियां हुई हैं विदेशी पेजर्स पे और विदेशी ऐप पर विश्वास करने के, और भी कुछ गलतियां हुई हैं, उनको सुधारेगा और पहले से ज्यादा ताकत के रूप में उभरेगा। और साथ साथ मुझे यह भी दिख रहा है कि इनका जो आपसी जो संबंध था, जितने भी जी रेसिस्टेंट फोर्सेस है, वो सब का भी आपस में एक बेहतर गठजोड़ बनता जा रहा है और उस तरफ बढ़ रहा है। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। ये साफ नजर आ भी रहा है, चाहे हुतीज हों, जो इराकी मिलिशिया हो, हमास हो, चाहे हिजबुल्लाह हो, इन सब के बीच एक सामंजस्य बैठता ही जा रहा है। अगली खबर है हमारे पास सीरिया से जुड़ी हुई। कल एक प्रोग्राम में शामिल हुआ नेतन्याहू और उसने धमकी दी कि खबरदार अगर साउथ दमिश्क की तरफ एसटीएस की फोर्सेज आई, हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसका ये धमकाना क्या कहलाता है। उसका धमकाना, जैसे मैंने कहा, सदर्न लेबनान में उसका उल्टा पड़ सकता है। ठीक है, सीरिया का जो नया शासक वर्ग है उसने जो मैप दिखाया था उसमें उसने गोलन हाइट्स नहीं दिखाया था ये, लेकिन यह जनता को मालूम है। ड्रूज या ड्रूज मिलिशिया भी है जो गोलन हाइट्स के है, उस वह बेचारा मजबूरी में इसराइल के साथ है, लेकिन वह जो सीरिया में है वह उसका अगेंस्ट करता है और पूरी तरह से जोर लगा रहा है, चूंकि इस दक्षिण जिस दमिश्क की बात कर रहे हैं या दमस्कस की बात कर रहे हैं, जो गोलन हाइट्स से सटा हुआ एरिया है, वह विरोध कर रहे हैं इजरायली सैनिक का वहां पे। और ये बिल्कुल कह रहे हैं कि यह गलत बात है, हमारे लिए खतरनाक है, क्योंकि नेतन्याहू ने कहा कि इंडिफिनिट पीरियड के लिए, हम कुछ समय के लिए वहां पर नहीं गए हैं, यानी उस हड़पने की तरफ बढ़ रहे हैं। और इसके कारण इसराइल को यह समझ में जरूर आ रहा होगा, अमेरिकी जो थिंक टैंक उनको भी समझ में आ रहा होगा कि केवल जी रेसिस्टेंस फोर्सेस ही नहीं बल्कि पूरे अरब देश की जनता अपने अपने उन शासकों के खिलाफ होगी जो इसराइल और अमेरिका की चमचागिरी आज कर रहे हैं। और यह प्रतिरोध उस रूप में निश्चित रूप से भड़केगा जिसमें इसराइल की जो प्रेजेंट जो जायनवादी सत्ता है उसको खत्म करके दम लेगा वह। जी आपने शब्द इस्तेमाल किया चमचागिरी। चमचागिरी से ही जुड़ी अगली खबर है ऑस्ट्रेलिया से। चमचागिरी करने का आरोप लगाते हुए ऑस्ट्रेलिया ने अपने एक सैन्य अधिकारी पर कार्रवाई कर दी है। केवल चमचागिरी नहीं, यह छुट्टी लेके इसराइल जाते रहे हैं और वहां के ट्रेनिंग में हिस्सा लेते रहे, यानी हम्म, अपने यहाँ की सीक्रेट चीज बताते होंगे कि ये चीज करो, वहां से लेके आ रहे हैं। और इनसे जब पूछा गया तो बताने से भी इनकार कर दिया। तो अब हम्म, वहां का कुछ जो नियम, उसके हिसाब से जो सिक्योरिटी क्लियरेंस था आर्म फोर्सेज ज्वाइन करने के पहले, यहाँ भी होता है, उसको उन्होंने हटा लिया। मतलब ये अब उसमें आर्मी में नहीं रह पाएंगे, इन्हें निकाल दिया गया। मुझे आश्चर्य है कि इनको अभी तक जेल में क्यों नहीं डाला ऑस्ट्रेलिया सरकार ने। उससे क्या हम्म। अंतर पड़ता है कि ये यहूदी है कि नहीं है। वैसे हाँ, यहूदी ही। जी अगली खबर है बीबीसी से जुड़ी हुई। बीबीसी ने अपनी रिपोर्ट क्यों हटा दी और क्यों उसकी चर्चा हो रही है अब।
ये एक किसी बच्चे की 13 साल के बच्चे की अब्दुल्ला करके है, उसके ऊपर इन्होंने बनाया था। हेडिंग कुछ इस प्रकार था कि गाजा पट्टी में या उस एरिया में रहने में एक बच्चे की जिंदगी कितनी खतरनाक है, हो सकती है, इस तरह के हेडिंग के साथ बनाया था। और बहुत सारे लोगों ने इसे देखना शुरू किया था, लेकिन इसका विरोध 45 ज्यूज ऑर्गेनाइजेशन ने और दूसरे दूसरे जो यहाँ तक कि जो जर्नलिस्ट है, पत्रकार, उन्होंने विरोध किया। और नेचुरली इजराइल और अमेरिका से विरोध हुआ। कारण ये हुआ कि पता चला कि इनके पिताजी जो हैं वह हमास गवर्नमेंट में डिप्टी एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे। लेकिन वह कोई महत्व नहीं रखता है। मुख्य बात है कि अब्दुल्ला से जो पूछा गया, जवाब दिया। अन्य बच्चों से भी पूछा गया है जो मरे, उनकी कुछ घटना की बात है। तो बड़ा अच्छा डॉक्यूमेंट्री था, मैं खुद भी देखना चाहता था, लेकिन वो गायब होकर हटा दिया गया। और कहा गया है कि भी इसराइल के जो मतलब हैं, बीबीसी से आके बात करेंगे, यहाँ तक कि जो इंग्लैंड वगैरह के, वो सब आके बात करेंगे। इंग्लैंड की जो कल्चरल मिनिस्टर है वो आके बात करेंगी बीबीसी के डायरेक्टर से, और उसके बाद देखेंगे कि छापने लायक है कि नहीं है। तो यह साफ दिखता है कि बीबीसी की जो तथाकथित रूप से न्यूट्रलिटी है, यानी स्वतंत्रता है, वह तभी तक है जब तक कि आपसी खबर ये लोग दिखाते हैं। लेकिन जब दुश्मन वर्ग की दिखाना शुरू करते हैं तो वह स्वतंत्रता नहीं है कि जो मर्जी आप दिखा दें, गलती से भी। जी बिल्कुल आपने सही कहा, एक बच्चे का दर्द दिखाया तो उस रिपोर्ट को हटाना पड़ा। और आप बीबीसी को पूरा पढ़िए, कहीं पर वो जनसंहार, नरसंहार, जेनोसाइड जैसा शब्द भी इस्तेमाल नहीं करता इजराइल के खिलाफ। तो मीडिया, चाहे आपका घरेलू हो चाहे आपका अंतर्राष्ट्रीय मीडिया हो, सबका सब बिकाऊ नजर आता है। जो लोग सत्ता में बैठे हैं उनके दबाव में काम करता हुआ दिखता है। आजाद मीडिया के लिए आपको खुद काम करना पड़ेगा, खुद खड़े होना पड़ेगा, और तभी आपको सच मिल भी पाएगा, क्योंकि सच की खोज इतनी आसान नहीं होती है। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया। फिर आपके साथ किसी और मुद्दे पर जुड़ने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू मिस्टर अकरम।